हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रिलेशन होता है स्मॉल एफ फोकल लेंथ और कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो बच्चों क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम रिलेशन निकालें स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर के बीच में, तो यह आप पढ़कर आए कि स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। या हमने ये भी पढ़ा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होती है। ये बहुत बेसिक बात जो आप देख कर आए हैं, पढ़कर आए हैं। या हम देखें अगर इस तरीके से, तो मैंने बताया भी था मिरर के अंदर अगर बात करें, मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होता है पोल के बीच का पॉइंट होता है। अब खुद सोचिए, ये आपकी फोकल लेंथ है और ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो क्या ये डिस्टेंस डबल नहीं हो गया? तो यहां से भी देख सकते हो यार कि कॉमन सेंस लग रहा है कि फोकल लेंथ का डबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इस तरह से होता है। लेकिन इसकी डेरिवेशन है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी है कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा होता है तो ठीक है, हम एक प्रॉपर वे में किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेरिवेशनली। तो एक डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन देखते हैं कि क्यों स्मॉल एफ r/2 के बराबर है या क्यों कैपिटल R/2f के बराबर होता है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं ये कैसे आया है। तो अब हम इसकी बात करेंगे डेरिवेशन के बारे में। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर के बारे में। यहाँ पर स्मॉल एफ हमारा क्या बच्चों, लिख देता हूँ फिर से, फोकल लेंथ होती है, और आर क्या होता है बच्चों, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, कुछ इस तरह से दिखता है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, उसके बाद डेरिवेशनली उसको लिखेंगे। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, इस पर एक पॉइंट पोल पी होता है हमारा। प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ये हमने बनाई है, जहां पर एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस होता है हमारा कैपिटल एफ। मान लीजिए एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करती है, और मैंने बताया जब भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो कहाँ से पास करती है बच्चों, फोकस से पास करती है, रिफ्लेक्ट टू द फोकस। कॉन्वेक्स के केस में कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, अगर आप स्केल से ड्रॉ करिएगा तो बेटर आपका ड्रॉ होगा। कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पर ये सारी कहानी होती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उससे जो नॉर्मल डाली जाती है वो स्फेरिकल मिरर के केस में हमेशा कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब प्रीवियस लेक्चर में बताया बेटा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर वॉच कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमारा नॉर्मल पर जाकर फॉल करेगी, कुछ इस तरह से नॉर्मल पर जाकर फॉल करेगी बेटा। इसको हमने बोल दिया हमारी लाइट हो गई नॉर्मल एंड डैश, नाम दे देते हैं। जरा देखिएगा बच्चा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल थीटा बना रही है बच्चों, तो ये एंगल कौन सा होगा, जरा दिमाग लगाओ। बहुत सिंपल, अगर आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स थोड़ा आता है तो ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं बच्चों। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। एंड हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का केस कहता है बेटा, जितने एंगल से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर लाइट थीटा एंगल से इंसिडेंट कर रही है, आ रही है, तो थीटा ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगी, यानी ये एंगल में बच्चों हमारा कितना हो गया, थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखिएगा, इसको एक पॉइंट को नाम देते हैं हम ए, और इसको नाम देते हैं सी, हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ए सी एंड एफ को देखें, तो ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल थीटा है बच्चों। तो जरा देखो, ट्राइंगल के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ठीक है कि दो इंटीरियर एंगल्स के बीच का जो सम होता है, एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अगले के सामने ये करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा जो होगा हमारा क्या होगा, इस 2 थीटा के बराबर होगा। क्या ऐसा होगा, थीटा सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, हमारा 2 थीटा कहलाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, जिसका नाम देते हैं हम एन, और इसलिए करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी एक्यूरेट हो जाए, प्रॉपर एक्यूरेशन से कर पाए। तो ये बात समझ आती है बच्चों, बहुत ब्रीफली बता दिया। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों हमारे जो डिस्टेंस होता है पोल तक का, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब देखिए क्या होगा बेटा यहाँ पर आके, अब डेरिवेशनली इसको प्रूफ कर देते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, अगर हम बच्चों ट्राइंगल देखते हैं हमारा ए सी एन,
अगर आप ACN ट्राइंगल दिख रहा है, मैं दोबारा अलग से बना देता हूँ उस ट्राइंगल को, देखो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल दिख रहा है ACN, यहाँ पर ये N से परपेंडिकुलर है, A पॉइंट C पॉइंट N पर हमारा परपेंडिकुलर है बच्चों। C से लेकर N तक का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है बेटा। ये एंगल आपको थीटा गिवन है। आप सब जानते होंगे एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, बची हुई साइड बेस कहलाती है। अगर ऐसा है बच्चों तो एक बात ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या आपको ये साइड, आपको ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, और ये वाली साइड आप देखिए, इस वाली साइड को अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है बेटा क्या होता है, tan होता है। tan ऑफ एंगल, एंगल थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, थीटा के लिए an है, और बेस क्या है इसके लिए cn है। तो हमारा जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा, an अपॉन cn हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लें इसे बच्चों। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत बेसिक सा बताया। सिमिलरली अब देखो एक चीज देखो, हमने क्या बताया आपको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, अपर्चर को स्मॉल लेते हैं। अगर अपर्चर इसका स्मॉल लिया जाएगा तो आप खुद सोचो, क्या अगर ये अपर्चर बहुत स्मॉल है तो ये एन पॉइंट पी पर लाई नहीं कर जाएगा। अगर ये ऐसा ना होकर, ये परपेंडिकुलर काफी बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं इसको बहुत स्मॉल कर दूं तो परपेंडिकुलर डाली गई क्या पता लगेगी बच्चों, डाली हुई लाइन बहुत ही क्लोज होगी हमारे पॉइंट पोल के। अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा, ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर, अपर्चर काफ़ी छोटा है, और अगर ऐसा है बच्चों अपर्चर बहुत छोटा है तो क्या एन पॉइंट हमारा लगभग पी पॉइंट पर लाई कर जाएगा। और अगर एन पी पर लाई कर जाता है तो ये जो सी एन पॉइंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या सी पी नहीं हो जाएगा बच्चों। ये देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है क्या वो सी पी के बराबर नहीं होगा, सिमिलर बराबर हुआ। सी पी डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फर्स्ट वाली, tan थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन सी पी। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब सी पी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अगर ऐसा है तो चलिए अगर अभी से ऐसा ही लिख देते हैं, या फिर हम देखो एक बात और सुनो, देखो एक चीज़ और देखो बेटा, अगर ऐसा है, क्योंकि हमने अपर्चर कैसा लिया है, बहुत छोटा लिया है, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो जाने वाली लाइट रेज से बनने वाले एंगल भी बहुत छोटे होते हैं। इसका जो एंगल पड़ेगा ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अब एक स्मॉल एंगल जो होता है वो अपने tan के बिल्कुल एक्यूरेट बराबर हो सकता है। ये तब होगा जब हमारा केसेस बहुत छोटे छोटे एंगल्स है। खुद सोचिए, अगर आपको मीजर ही ना कर मिले, अगर यहाँ से आपकी लाइट गई बिल्कुल क्लोजली, तो एंगल मीजर कर मिलेगा क्या, मीजर ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा माइन्यूट एंगल, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एंगल बनेंगे। इसकी कैलकुलेशन लगभग तो हम कहते हैं कि जो हमारा tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, an बाय सी पी के बराबर हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई बेटा। अब देखो अगर दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए एफ एन ट्राइंगल में देखो, अगर मैं ए एफ एन ट्राइंगल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है बेटा, ए एफ और एन, ये ट्राइंगल है हमारा, जहां से एन परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है और ये एफ पॉइंट 2 थीटा एंगल दे रहा है। एंगल इज 2 थीटा। अगर ऐसा है तो 2 थीटा के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाली साइड हमारी बेस कहलाती है। और अगर मैं टेंजेंट का रेशियो निकालता हूं तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल इज an होगी, और बेस फॉर दिस एंगल हमारा fn होगा बेटा। तो tan 2 थीटा जो है वो हमारा कितना आ गया, an बाय fn आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था बेटा अभी कि ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर, अगर हमारा अपर्चर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा बेटा, ये जो n पॉइंट है वो p पर लाई कर जाएगा, तो n p पर लाई कर जाएगा। जो हमारा fn पॉइंट है वो हमारे लिए fp बन जाएगा। और सिमिलरली जो हमारे tan 2 थीटा का जो कैलकुलेशन होगा वो लगभग 2 थीटा के बराबर माना जाएगा। रीजन क्या है, बहुत छोटे एंगल्स। तो अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी कहलाएगी 2 थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन fp कहलाएगी बच्चों। यहाँ से अगर थीटा कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा बेटा, an अपॉन ट्वाइस ऑफ fp कहलाएगी बेटा। थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fp कहलाएगी। अगर ऐसा है तो देखो थीटा की इक्वेशन यहाँ से हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन में क्या आ गई, दिस, और थीटा इक्वल्स टू हमारा सेकंड में क्या आ गया, दिस। इसे कंपेयर करें बच्चा, तो अगर कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ अगर कंपेयर कर दें तो देखो थीटा यहाँ पर क्या है, an बाय सी पी, यहाँ थीटा क्या है, an बाय 2fp। तो यानी हम कह सकते हैं an अपॉन सी पी जो है वो बराबर होगा an अपॉन
ट्वाइस ऑफ एफ पी के, बच्चों ए एन से एन डिवाइड हो जाएगा तो 1/CP बराबर होगा बेटा 1/ट्वाइस ऑफ एफ पी के। डायग्राम में देखते हैं बच्चों सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज फोकल लेंथ। तो बच्चों 1/CP हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, और बच्चों CP हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड FP क्या है हमारा, फोकल लेंथ है। अगर हम इस पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या होगा बेटा 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा 1/ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर आएगा। अगर हम इसे कंपेयर से निकालें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर आएगा, या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों की फोकल लेंथ r/2 के बराबर होगा। तो ये हमारा डेरिवेशनल प्रूफ हो जाता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहां से इतनी बात अगर क्लियर होती है बच्चों तो बात करें, अगर आपको समझ में आ गया क्या है डेरिवेशन क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया कि किस तरह से कॉनकेव मिरर की मदद से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो प्रॉपरली। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में।